क्या रितिका आगे हमें यूपीएससी लिस्ट में इंशाल्लाह दिखेगी? मैं गई और मैंने वहाँ पर्चे फेंक दिए यस एंड नो करके। Will I give this prelims or not? आपने स्टेट सर्विसेज पहले क्यों किया? Why didn't you go for UPSC first? जो मुझे देखे मे भी उनको लगे कि इट इज़ अ वेरी स्टूपिड थिंग टू डू। ये बुर्का पहन के वीसी सर के पास चले गए थे, क्या था वो रितिका, क्या क्या किया था आपने? आप मुझे अपना बुर्का दे सकते हो? पहले तो उसने बोला कि मैं कैसे ऐसे रहूँगी। मैंने कहा प्लीज़ 5 मिनट के लिए मुझे चाहिए, बहुत ज़रूरी काम है, मरने जीने की बात है, तुम भी फ़ायदे में रहोगी, सोच लो। मैंने अपना बुर्का हटा दिया, जब हटाया तो मेरे माथे पे तिलक लगा है और मेरे ऊपर बुर्का है। तो आज मैंने उनके पार्टनर को भी यहाँ इन्वाइट किया है। रितिका में मतलब जो मैंने कमी देखी थी दैट वाज सेल्फ कॉन्फिडेंट। 18 साल हो या 19 साल हो, इतना बड़ा डिसीजन लेना कि मुझे 21 साल 22 साल में सिविल सर्वेंट बनना है। घर जाकर मुझे याद है कि मैंने सर्च किया था कि डीएम कैसे बनते हैं। Hello everyone, my name is Uwais Ali Bhatt. Welcome back to another episode of Exceptional Journey by Uwais. मैं आप सारे लोगों का थैंक यू अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है मेरे फर्स्ट पॉडकास्ट को, जो संजीव कुमार रैंक 1 के साथ किया था हमने। और जैसे मैंने प्रॉमिस किया था उसी तरह आज मेरे पास ख़ास मेहमान है। आज जिनको बुलाया हमने, उनका नाम रितिका बान है। उन्होंने इस साल स्टेट सर्विसेज रैंक 17 से क्वालिफाई किया है। और ख़ास बात यह है कि उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। वेलकम रितिका फॉर माय पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सर मेरी जर्नी चाणक्य से ही स्टार्ट हुई थी। मैंने सिलेबस और सब यहीं से लिया था और फिर आज इस इंटरव्यू में आई हूँ इतने सालों के बाद, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले आप हमें अपने बारे में क्या हॉबीज़ है आपकी, किस तरह आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की, या फैमिली ने किस तरह आपको हेल्प किया? जी सर मेरी स्कूलिंग सेंट ज़ेवियर कॉन्वेंट स्कूल से हुई थी। सर मैं बहुत पैम्पर्ड चाइल्ड हूँ क्योंकि मेरे मदर फादर की मैरिज के 6 इयर्स बाद हुई थी। तो मेरे पेरेंट्स का कभी ये नहीं था कि आप इस फील्ड में जाओ या उस फील्ड में जाओ। वो चाहते थे कि मैं जो भी करूं वो मेरी खुद की मर्जी हो और ज़्यादा प्रेशर ना लूं। लेकिन मैं उसके ऑपोजिट पैदा हुई थी। बचपन से मुझे पढ़ाई का बहुत प्रेशर था, हार्ड वर्क करने की मुझे बचपन से बहुत आदत थी। तो फिर मैंने सोचा कि ये ऐसा करियर है जहाँ पे हार्ड वर्क के थ्रू मैं लोगों की हेल्प कर सकती हूँ। ये मेरे कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, लोगों की हेल्प करना, कंपैशनेट बिहेवियर। मैंने सोचा हार्ड वर्किंग नेचर मेरी आदत है, तो इसको यूज़ कर अगर मैं कोई ऐसा एग्ज़ाम क्लियर कर सकती हूँ जिससे मैं लोगों की मदद कर सकती हूँ तो वाई नॉट। फिर मैंने पेरेंट्स को बताया और उन्होंने मुझे इस जर्नी में फुल सपोर्ट किया। वो कहते ना कि एक प्लेट में सजा कर देना, तो मेरे सामने सब कुछ अवेलेबल था, बस मुझे पढ़ाई करनी थी। तो इस तरीके से मैंने मेहनत के थ्रू ही। राइट, हम एट्रीब्यूट्स की तो बात करेंगे कि कौन से एट्रीब्यूट्स एक्चुअली एक बच्चे में होने चाहिए या डेवलप करने चाहिए जो सिविल सर्विसेज या स्टेट सर्विसेज में उनको हेल्प करेंगे। बट मैं जानना चाहूँगा कि आपका बेसिक बैकग्राउंड, मतलब आपने एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है आपका, कहाँ से आपने पढ़ाई की है, और उस एजुकेशनल बैकग्राउंड से आपको सिविल सर्विसेज या स्टेट सर्विसेज में क्वालिफाई करने में कैसे मदद मिली? जी सर मेरी स्कूलिंग सेंट ज़ेवियर कॉन्वेंट स्कूल से हुई है जो बननाई में है, क्योंकि मैं वहीं पे रहती हूँ। तो बेसिक स्कूलिंग 12th तक वहीं से हुई। उसके बाद सर फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मैंने बोथ रखा था 11th-12th में, एक कॉमन अप्रोच रहती है कि मेडिकल नॉन मेडिकल रखना है, बट दोनों में मेरा दिल नहीं लग रहा था। तो 12th स्टैंडर्ड में मैंने डिसाइड किया मैं सिविल सर्विसेज में जाऊंगी। फिर मैंने सोचा ऑप्शनल क्या रखा जाए, क्योंकि मेडिकल है तो अब तो कुछ बायो की स्ट्रीम लेनी पड़ेगी, अदरवाइज फिर क्वेश्चंस उठेंगे। तो फिर मैंने सोचा कि ज़ूलॉजी रख लेती हूँ। तो फिर ज़ूलॉजी को मैंने एज करियर चूज़ किया कि बैकअप ऑप्शन सही है, और उसी को ऑप्शनल सब्जेक्ट भी बनाया। इस तरीके से मैंने बीएससी ऑनर्स में एडमिशन लिया क्लस्टर यूनिवर्सिटी में, और 5 साल का मेरा कोर्स वहीं चला जो अप्रैल में ही कंप्लीट हुआ था। अच्छा, ओके। और तब मैं मेंस दे चुकी थी। तब एक मेंस, आप पहला मेंस दे चुकी थी जी। आपका ये जर्नी लोगों तक पहुंचाना इसलिए भी मेरे लिए ज़रूरी है। बहुत रेयर है वन टाइम जो फर्स्ट टाइम क्वालिफाई कोई करता है। मुझे ये जानना है कि किस माइंडसेट से आपने ये प्रिपरेशन स्टार्ट की। जिस टाइम आपने ये स्टार्ट की, क्या उस टाइम आपके माइंडसेट में ये था कि मुझे पहले ही अटेम्प्ट में, जैसे मैं देखता हूँ क्योंकि मैं कोच कर रहा हूँ, आपको भी मैंने गाइड किया है, मैं जब भी मेरे पास कोई बच्चा आता है वो बोलता है मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालना है। जब तक मैं फुली सेटिस्फाइड और प्रिपेयर्ड नहीं होऊंगा, जब तक मैं इस एग्ज़ाम में बैठूंगा नहीं। और बहुत बार तो बच्चा बैठता भी नहीं, अच्छा प्रिपेयर्ड होता है, बैठता भी नहीं है।
बट माइंड सेट यही होता है कि मुझे जी, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जी, निकालना है। जाहिर है कि आपका भी यही हुआ होगा। बिल्कुल सर, कितना यही था। बिलीफ था कि आप कर पाओगे पहले अटेम्प्ट में? सर बिलीव था कि कर लूँगी क्योंकि बहुत सालों से प्रिपेयर कर रही थी, लेकिन एक कॉन्फिडेंस नहीं था कि अब एग्ज़ाम दिया जाए। 2022 में मैंने सोचा एग्ज़ाम देने का, राइट। लेकिन तब मैं दे नहीं पाई क्योंकि सेमेस्टर एग्ज़ाम्स क्लैश हो गए। फिर 2023 आया, तब मेरा प्रोजेक्ट वर्क स्टार्ट हुआ। मैंने सोचा अब क्या करूँगी, अब तो नहीं हो पाएगा। बट फिर पेरेंट्स थे एक गाइडिंग फोर्स जिन्होंने बोला कि 5 साल से तैयारी करियो, एग्ज़ाम देकर तो देखो। बट जैसे कि आपने बताया माइंडसेट में होता अटेम्प्ट ना वेस्ट हो जाए। राइट राइट। तो फिर सर एंड आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन सर, जो मुझे देख रहे हैं मे भी उनको लगे कि इट इज़ अ वेरी स्टूपिड थिंग टू डू। सर मैं इस्कॉन गई, मैं लॉर्ड कृष्णा में बहुत बिलीव करती हूँ। Right. मैं गई और मैंने वहाँ पर्चे फेंक दिए येस एंड नो करके, हाँ। शैल आई गिव दिस प्रीलिम्स और नॉट, Right. एंड आंसर आया यस। मैंने कहा यार अब कह तो दिया है भगवान मैं ने आपको जाऊंगी। बोला था कि आपको देना है एग्जाम। सर हाँ, अगर नो आता तो शायद तो मैं आप नहीं नहीं देती, देते, बिकॉज मैं बहुत फर्म बिलीवर हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, 50-50 आ रहा था। मैंने सोचा यस आएगा तो जाऊंगी, अब यस आ गया था तो मैंने कहा एक अटेम्प्ट दिया You had जाए, to लेकिन apply, right. हार्ड वर्क के साथ, ऐसे नहीं। और मैं आपका पूरा जर्नी लगातार फॉलो करता रहा, और इस पूरे जर्नी को मैं अपने ऑडियंस को ये भी बताना चाहूँगा कि ये बहुत आसान तो रहा नहीं। ऑल्दो देखने में और सुनने में ऐसा लग रहा है कि पहले अटेम्प्ट में किसी को क्वालिफाई होना, लोग बोलते हैं कि लकी हैं इस वजह से हुआ है। बट जब आपने ये जर्नी स्टार्ट की थी उसके इमीडिएटली बाद कोविड हुआ, जब आपने चाणक्य ज्वाइन भी किया हाँ था, जी। और उसके बाद 2 महीने, मेरा ख्याल है 3 महीने बाद कोविड हुआ। बहुत आसान टाइम तो पूरी दुनिया के लिए डिफ़िकल्ट टाइम था, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो किसी भी एग्ज़ाम में प्रिपेयर उस टाइम ड्यूरेशन में कर रहे थे। इतने डिफ़िकल्ट टाइम को आपने फेस कैसे किया, उससे निकले और फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्वालिफाई किया? मतलब उस ये आपका माइंडसेट डगमगाया नहीं जी। कि करूं क्या मैं? मतलब इधर से आपको कोचिंग नहीं मिल पा रही थी, सारी क्लासेस बंद थी, और ऑनलाइन पे रिलाई किया, किन सोर्सेज से पढ़ा, और आपने मेंटल टफनेस को बनाए कैसे रखा? जी सर, जब कोविड आया तो उससे पहले मैंने इनरोल कर लिया था चाणक्य में। मैं एथिक्स कंपोनेंट पढ़ चुकी थी, ज्योग्राफी पढ़ चुकी थी। Right. बट ड्यूरिंग दैट वो पैंडमिक आया। अब वो सबके लिए सेम था, सबके लिए डिफ़िकल्टीज़ लेकर आया। बट फिर मैंने सोचा, मुझे भी पहले डिफ़िकल्टीज़ आई, बट फिर मैंने सोचा मैं क्या कर सकती हूँ। अभी मेरे पास एक ही ऑप्शन है, ऑनलाइन कंटेंट को यूज़ करना। फिर चाणक्य की वीडियोस होती थी उस Right. टाइम पर ऑनलाइन, तो उसको मैंने यूज़ किया। फिर बट ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी आया मेरे पास, बिकॉज कॉलेज बंद हो गया। जब कॉलेज बंद हो गया तो वहाँ जाना नहीं पड़ा, तो वहाँ प्रेशर भी कम हो गया। तो इसलिए मैंने घर पे पूरा टाइम यूटिलाइज़ किया। 1-2 साल तो हम कॉलेज गए ही नहीं, वो टाइम पूरा बच गया। और मैंने उसी टाइम पे, मुझे लगता है अगर वो नहीं आया होता तो आपको उतना टाइम नहीं मिलता। टाइम। बट कमिंग बैक टू योर एकेडमिक्स, और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बहुत हेक्टिक होते हैं, और आई नो इट सिंस आई एम रनिंग एन एकेडमी ऑल्सो, आई नो इट कि बच्चों के लिए आसान नहीं होता अगर जी। पैरेलली वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपके लिए कितना डिफ़िकल्ट कॉलेज के टाइम था, और कितना सपोर्ट मिला, और क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप आने वाले जनरेशन के लिए? ये कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ भी कैसे हेल्प करे ताकि बच्चा अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ अपनी प्रिपरेशन करता रहे? जी। तो कैसा, कितना डिफ़िकल्ट रहा, और क्या आप बोलते हैं कि इन कॉलेज अथॉरिटीज़ को, प्रिंसिपल्स को, या जो है प्रोफेसर्स को कैसे हेल्प करनी चाहिए बच्चों की, ताकि वो मोटिवेटेड रहे और एग्ज़ाम में बाय द टाइम दे आर फिनिश्ड विद योर ग्रेजुएशन वो तैयार मिले? जी सर, कॉलेज में पहली बात, मेरा एक्सपीरियंस, सबके अपने एक्सपीरियंसेस रहते हैं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कुछ खास अच्छा नहीं रहा। मुझे बहुत डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी थी, Right. बिकॉज आप 2 चीज़ों को बैलेंस कर रहे हो जो कि ऑल टुगेदर डिफरेंट है। आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, लेकिन अगर आप स्कोर थोड़ा सा कम जाओगे तो डेफिनेटली इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द टीचर कि वो आपसे पूछेगा क्यों जा रहा है। अब सिविल सर्विसेज बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, और वहाँ जोलॉजी पढ़ना, यहाँ सिविल सर्विसेज को पढ़ना। बट फिर वो मैंने कहा ना, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने सर्कमस्टांसेस को कैसे यूज़ करोगे या कैसे उससे कुछ पॉजिटिव निकाल कर के लाओगे। फिर मैंने सोचा अब जोलॉजी में पढ़ रही हूँ और मेरा ऑप्शनल भी तो जोलॉजी है, तो क्यों ना उसको कोइंसाइड किया जाए। मैंने सिलेबस उठाया, मैंने देखा मेरा क्या सिलेबस है, वहाँ का सिलेबस क्या है, मैं साथ साथ में इन सिंक करती गई उसको। जैसे वहाँ पे जियोलॉजी चल रहा है तो यहाँ पे करती गई, या टीचर से भी पूछती गई कि ये टॉपिक है, उनके पास था तो नोट्स भेज दिए, नहीं था तो फिर खुद से इंटरनेट की हेल्प से किया। अब कॉलेज में क्या होता है सर कि थोड़ी सी रोट लर्निंग तो है, कि जैसे अब वो बच्चे पे भी डिपेंड करता है, उसमें कॉलेज अथॉरिटीज़ का तो कोई रोल नहीं है। उन्होंने सिलेबस बनाया,
इट इज़ योर हेडेक कि आप उसको बुक रीड कर रहे हैं या आप एज इट इज़ उसको रट्टाफिकेशन करके आप उसको लिखेंगे, वो आप पे डिपेंड करता है और उसी से आपका जो है रिजल्ट भी डिटरमाइन होगा। अब मैं वैसा नहीं करती थी, जैसे मैंने कोई बुक ले ली या मैं कोशिश करती थी कि नॉलेज पे फोकस करूं रादर देन दैट रोट लर्निंग, तो उसको करके फिर मैं उसको भी बैलेंस करती थी, फिर साथ में यहाँ यूपीएससी का भी ऑप्शनल मेरा तैयार होता गया। इस तरीके से कॉलेज से ज़्यादा तो मैं बच्चों से कहूँगी कि जो भी आपके पास सिचुएशन है आप कोशिश करो कि उससे कुछ पॉजिटिव आउटकम निकालने की रादर देन उसको ब्लेम करने की। जब हम रितिका से बात कर रहे हैं तो हमने कॉलेज का एक इंसिडेंट अभी बैक स्टेज पे इनसे डिस्कस कर रहा था मैं, तो इन्होंने एक अच्छा एक इंसिडेंट सुनाया मुझे कि इनके कॉन्वर्सेशन किस तरह हुआ था कॉलेज में। कोई ये बुर्का पहन के वीसी सर के पास चले गए थे। क्या था वो रितिका, क्या क्या किया था आपने? सर ये पहली बार नहीं है जो हम वाइस चांसलर सर के पास गए थे, उससे पहले हम मैम के पास गए थे, तो तब 3 कैंडिडेट्स गए थे, फिर हमें क्लास में बहुत डांट पड़ी थी, तो इस बार मैंने सोचा पता नहीं चलना चाहिए कि कौन गया है। सर एक्चुअली हुआ ये कि कोविड आ गया, कोविड की शायद सेकेंड वेव आ गई थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, अप्रैल में, हाँ सेकेंड वेव आई थी। तो सर वो कॉलेज ही बंद नहीं कर रहे थे, उनको था कि प्रैक्टिकल लेना है, हमने ऑफलाइन लेना है, ऑनलाइन नहीं लेना। बट सर मैंने देखा, क्योंकि वो ये नेचर पहले से ही, मैंने देखा सर कि लोग बीमार पड़ रहे हैं, घर वालों को भी तो कोविड होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। मैंने कहा कोरोना फैल रहा है तो ये बंद ही नहीं कर रहे कॉलेज, अब क्या किया जाए। मैंने कहा नहीं, इस चीज़ के लिए तो मुझे बोलना पड़ेगा। मैंने सोचा चलो चलते हैं फिर से वाइस चांसलर सर के पास, तो मैंने कहा कौन जाएगा मेरे साथ, सब पीछे खड़े हो गए कि हम नहीं जा रहे अब दोबारा। तो पहुंच गए साइंस कॉलेज, क्योंकि उनका वहीं पे है चेंबर, तो वहाँ पहुंची। तो मैंने सोचा अब डायरेक्ट तो नहीं जा सकती, मेरी 2 फ्रेंड्स हमेशा की तरह मेरे साथ, तो अब क्या किया जाए। फिर वहाँ पे एक लड़की मिली मुझे, स्टूडेंट ही थी, तो मैंने कहा कि आप मुझे अपना बुर्खा दे सकते हो। पहले तो उसने बोला कि मैं कैसे ऐसे रहूँगी। मैंने कहा प्लीज़ 5 मिनट के लिए मुझे चाहिए, बहुत ज़रूरी काम है, मरने जीने की बात है, तुम भी फ़ायदे में रहोगी, सोच लो। तो कहती ठीक है ले जाओ, 5 मिनट में आना। मैंने बोला ठीक है। अब मैंने बुर्खे से खुद को बिल्कुल कवर कर लिया, मैं पहुँच गई पीसी चैम्बर में। तो वहाँ उन्होंने बोला क्या बात है, मैंने बोला सर वहाँ पे पूरा, पहले तो वो कहते मेरे को शक्ल तो दिखाओ, आप हो कौन। मैंने कहा सर मैं शक्ल नहीं दिखा सकती, फिर यहाँ से वहाँ इन्फॉर्मेशन चली जाती है, मुझे पिछली बार बहुत डांट पड़ी थी। तो इसलिए फिर वो भी थोड़े शॉक हो गए। तो बट फिर उन्होंने बोला तो मैंने अपना बुर्का हटा दिया। जब हटाया तो मेरे माथे पे तिलक लगा है और मेरे ऊपर बुर्का है। तो तब मैंने उनको बोला कि सर कोविड फैल रहा है, बट वो एक जेन्युइन रिक्वेस्ट थी सर, मुझे सच में बहुत कंसर्न था अपनी फैमिली का भी और बाकी बच्चों का भी। मैंने कहा सर वहाँ कोरोना फैल रहा है बहुत ज़्यादा है। उन्होंने उसको सीरियसली लिया इशू को। सर उसी दिन इवनिंग में रैपिड टेस्टिंग हुई, 200+ स्टूडेंट जो है वो कोविड पॉजिटिव आए और हमारा कॉलेज बंद हो गया और हमारे प्रैक्टिकल ऑनलाइन हुए। एक जो मेरे मन में पर्सनली, क्योंकि आपने पहले अटेम्प्ट में स्टेट सर्विसेज क्वालिफाई किया, मेरे जहन में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये है कि आपने स्टेट सर्विसेज पहले क्यों किया? व्हाई डिडंट यू गो फॉर यूपीएससी फर्स्ट? मतलब हाईएस्ट एग्ज़ाम दो और फिर अगर वहाँ क्लियर नहीं होता देन आप स्टेट सर्विसेज दो। आपने ऐसा क्यों चूज़ किया? सर तैयारी तो हमेशा यूपीएससी की ही रहती है कैंडिडेट की, बट सर अगेन जो सेमेस्टर एग्जाम्स है वो जून और दिसंबर में होते हैं, जो अगेन क्लैश हो जाता है। और आर्ट्स का सब्जेक्ट नहीं है कि आप कोइंसाइड करके दे देंगे, इट इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, मास्टर्स चल रही थी, उस वजह से एग्ज़ाम दे नहीं पाई, ये रीज़न था। JKS इसलिए क्योंकि अक्टूबर में हुआ था एग्जाम। ओके, हाँ, दैट इज बिकॉज आई रिमेंबर दैट। अक्टूबर में प्रीलिम्स हुआ था। और फिर आपने जो अपना यूपीएससी का टारगेट, क्योंकि आपका था, इफ़ आई रिमेंबर इट करेक्टली, आपका टारगेट जो है रितिका का हमेशा यूपीएससी रहा है, बट शी गिव इट फर्स्ट अटेम्प्ट इन स्टेट सर्विसेज एंड शी क्वालिफाइड इट। क्या रितिका आगे हमें यूपीएससी लिस्ट में इंशाल्लाह दिखेगी? Sir, I don't know what destiny holds in, but you will be definitely. preparing for and you Yes, will be sir. continuing your Yes, sir. studies. उसके लिए क्या कैसे प्लान कर रहे हो आप? क्योंकि आगे फिर हेक्टिक होना है, आपकी पोस्टिंग होनी है, देन इट इज़ गोइंग टू बी लिटिल हेक्टिक ऑल्सो। जो अभी तक आपका था, आप वैसे क्या सजेस्ट करते हो स्टूडेंट्स को कि पहले उनको यूपीएससी अटेम्प्ट देना चाहिए, स्टेट सर्विसेज के बाद अगर नहीं हुआ तो, या जिस तरह आपने जर्नी फॉलो की है ये ठीक करेक्ट तरीका है अपना करियर परसू करने का?
सर ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ पहले होना चाहिए यूपीएससी या फिर उसके बाद स्टेट सर्विसेज। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। जो भी आप जब आपकी तैयारी फुल कंप्लीट हो चुकी है, जो भी आपके सामने प्रीलिम्स आ रहा है उसको आप दे सकते हैं, लेकिन फुल प्रिपरेशन के साथ। मेरा यही मानना है। और रही बात सर पोस्टिंग की, मुझे लगता है जो मैं फेस करके आई हूँ वो तो उससे कम ही डिफिकल्ट रहेगा। It is going to be very less difficult than what you already I have gone faced. through. ये जो आप एक तो आप यंग हो, यंग लोगों का किताबों पे बैठना, कंसिस्टेंसी बनाना, ये बहुत डिफ़िकल्ट है। कैसे कर लेते हो आप? मतलब जो मैं हमेशा देखता हूँ कि आप लोग जो क्वालिफाई करते हो और जो क्वालिफाई नहीं करते हैं, ये दो माइंडसेट्स हैं, पैरेलली चल रहे होते हैं। तो कौन सी चीज़ें आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हो ताकि आप कंसिस्टेंसी बनाए रखो, टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करते रहो? व्हाट आर दोज थिंग्स, जो एट्रीब्यूट्स की हमने बात की थी जी। कि बेसिकली आप सिर्फ टाइम मैनेजमेंट या कंसिस्टेंसी नहीं, कौन से एट्रीब्यूट्स इन बच्चों को चाहिए जो इनको फर्स्ट अटेम्प्ट में उनको हेल्प करे क्लियर करने में? सर सबसे पहले तो साफ नीयत होनी चाहिए, जो सबसे बिल्कुल, इम्पोर्टेंट है सर। बिल्कुल। बिकॉज सर मुझे लगता है जब मेरा रिजल्ट आया तो वो जो ग्लैमर होता है या जो एक्साइटमेंट होती है वो सिर्फ 5 मिनट की थी। उसके बाद मैं सोचने लगी कि अब मैं क्या करूँगी। और मेरे फादर जो है वो इसमें बहुत बड़ा रोल है उनका। वो रिजल्ट के बाद से डेली मुझे ये कहते हैं, वो मुझे गुड़िया बुलाते हैं तो वो कहते हैं गुड़िया स्टे ग्राउंडेड, स्टे ग्राउंडेड। जब भगवान ऊपर उठाता है वो नीचे भी फेंक सकता है, तो अपने आप को ग्राउंडेड रखो। तो सर ये सब क्वालिटीज़, कंपैशनेट होना, लोगों की हेल्प करना, और एक और टर्म होती है जो हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ अंत्योदया, कि जो लास्ट पर्सन इन द क्यू है उसकी सबसे पहले सबसे ज़्यादा मदद करना। क्योंकि यू नेवर नो वो किन सर्कमस्टांसेस से आपके ऑफिस तक पहुँचे हैं, तो सबसे पहले उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। देन सर टाइम मैनेजमेंट की बात है तो इट वाज नेवर एन इशू फॉर मी, क्योंकि ये जो मेरा ड्रीम है ये एक इनर मोटिवेशन थी, इट वाज नॉट एक्सटर्नल मोटिवेशन। तो जब भी मैं अपना टाइम वेस्ट करती हूँ या किसी भी गैदरिंग को अटेंड करती थी, तो मुझे खुद से होता था कि गिल्ट फील होता था कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया। वो चीज़ मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे नहीं बोला। इनफैक्ट वो तो कहते थे कि आप अटेंड करो, कुछ तो अटेंड करो ताकि थोड़ा आपका माइंड डाइवर्ट हो जाए। बट सर वो इनर मोटिवेशन ही होती है, आपका ड्रीम होता है जो आपको लॉन्ग रन में मोटिवेटेड रखता है। एंड सर डिसिप्लिन को मैंने बहुत फॉलो किया। आई वॉज डिसिप्लिन। शायद ये मेरी आदत थी बचपन से पढ़ाई करने की, खेलने के नाम पर मैं पढ़ाई ही करती थी। आप डिसिप्लिन को काइंडली इन बच्चों को जितने भी आप प्रिपेयर करेंगे, जो अभी हाल फिलहाल में प्रिपरेशन कर रहे होंगे या जो करेंगे, मतलब इस डिसिप्लिन वर्ड को, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव सीन यू वेरी डिसिप्लिन्ड। ये आप ही हो कि जो सारे ऑडियंस को बता सकते हैं कि किस तरीके से आपने डिसिप्लिन को फॉलो किया है। जाहिर है कि आपने टाइम मैनेजमेंट को, अपनी स्टडीज़ को, कॉलेज, फिर इंस्टीट्यूट या फिर सेल्फ स्टडी, ये सारी चीज़ों को आप इन्हीं 24 घंटे में मैनेज करते रहे। तो थोड़ा सा इसको इनलाइटन और करो कि क्या डिसिप्लिन उनको फॉलो करना चाहिए। सर सबसे पहले तो ये जो ड्रीम है ना, ये आपका खुद का होना चाहिए। चाहे आप कोई भी ड्रीम, ये किसी और के थ्रू आपके ऊपर फोर्सफुली नहीं डाला जाना चाहिए, तो फिर आप इसको लॉन्ग रन में नहीं कर पाओगे। ये खुद का मेरा ड्रीम था। और रही बात डिसिप्लिन की सर, तो मैं सुबह जल्दी उठती थी। तो सुबह जल्दी उठ के अगर आपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने का एक बार डिसाइड कर लिया और उसको धीरे धीरे हैबिट बना लिया, तो फिर कोई चीज़ आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होती। स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम आती है। जैसे मुझे नींद करने की बहुत आदत है, मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ, रात को सोती थी। अब जब मेंस आए तो मुझे प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि अगले दिन पेपर है, फिर अगले दिन पेपर है, नींद प्रॉपर नहीं हो रही। तो वही वहाँ पे मुझे कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ा। लाइक मैं 10 बजे सोती थी और 1 बजे जाग जाती थी, सिर्फ 3 घंटे स्लीप ली, जबकि मेरा स्लीप साइकिल 8-9 घंटे का है। मैं सोती बहुत हूँ। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश करो। एक और चीज़ जो मैं रितिका आपसे जानना चाहूँगा, जो मैं रेगुलरली जब भी मैं इंटरेक्ट करता हूँ स्टूडेंट से, रेगुलरली एक चीज़ ज़रूर फेस करता हूँ मैं कि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आज भी नहीं समझते कि उनको पेरेंटल सपोर्ट एक बच्चे को इन सर्विसेज में देना चाहिए। मेरा ख्याल है ठीक है, मैं ये भी समझता हूँ कि पेरेंट्स जो हैं इस वजह से भी इस चीज़ को एट टाइम्स बच्चों को करने से रोकते हैं कि इनसिक्योरिटी फील करते हैं कि अगर होगा तो ठीक, अगर नहीं होगा तो फिर क्या, इसी में ना रह जाए बच्चा। तो आप क्या समझते हो कि पेरेंटल रोल कितना ज़रूरी है इसमें, और आपका सजेशन क्या होगा पेरेंट्स के लिए, इफ़ समबडी वांट्स टू गो फॉर दीज सर्विसेज, वांट्स टू प्रिपेयर फॉर दीज सर्विसेज, उनको कैसे उन बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, और आपके पेरेंट्स ने आपको कैसे सपोर्ट किया?
जी सर। सर मेरे पेरेंट्स ने तो फुल सपोर्ट किया, जैसे मैंने आपको बताया प्लेट में सब सजा कर मुझे मिल ठीक जाता है। था। मेरी मदर मतलब डिनर या लंच मुझे खिला देते थे अपने हाथों से। मैं साइड बाय साइड पढ़ती रहती थी। वो रीज़न था कि मेरा टाइम बहुत बच जाता था उस वजह से। एंड सर जो इनसिक्योरिटी की बात है वो मेरे पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं होती थी, क्योंकि एग्ज़ाम ही ऐसा है, आपको नहीं पता कि क्या होने वाला है। बट उसके लिए सर वो सपोर्ट तो पूरा देते थे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे बैक ऑफ द माइंड कहते रहते थे कि एक बैकअप प्लान रखो, या अगर नहीं होता है बाकी एग्ज़ाम्स भी अच्छे होते हैं वो भी देते रहो, ट्राई करते रहो। उन्होंने कभी इतना ग्लोरीफाई नहीं किया कि अगर ये नहीं होगा तो ख़त्म, तुम इसमें जा रही हो तो लोग क्या कहेंगे, ये सब चीज़ें उन्होंने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। इनफैक्ट उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया ऑल टाइम कि तुम जो कर रही हो इट इज़ गुड, लेकिन बाकी चीज़ों पे भी कर सकते हो, इतना कुछ नहीं है कि अगर ये नहीं हुआ तो लाइफ ख़त्म हो जाती है। तो पेरेंट्स को भी ऐसे ही बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो अपना पढ़ाई इजीली कर पाए, एंड साथ में उनको मोटिवेट भी करते रहना चाहिए और प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। राइट। पेरेंटल सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। बच्चे का डेडिकेशन, ऑफ कोर्स अगर बच्चे में डेडिकेशन नहीं है तो पेरेंटल सपोर्ट इसमें कुछ कर नहीं सकता। बट मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जैसे आपने बोला बैकअप ऑप्शन, जी हर एक बच्चा जिनसे मैं डील करता हूँ, जिनसे मैं बात करता हूँ, उनके माइंड में बैठना प्रिपरेशन से पहले वो ये सोचता है अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे। जी तो कब इंसान को बैकअप ऑप्शन का सोचना चाहिए? क्योंकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में हो सकता है कि वो पार्ट में आप बहुत ज़्यादा अभी गए नहीं है वो, हाँ जी बट फिर भी क्योंकि आपके पेरेंट्स से बात हुई होगी कि बैकअप रखना चाहिए, क्या बैकअप पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एग्ज़ाम्स आपने दूसरे दिए थे, या अगर स्टेट सर्विसेज क्वालिफाई नहीं होता पहले अटेम्प्ट में या सेकंड अटेम्प्ट में, तो क्या आपने ऐसा कुछ प्लान किया था कि फर्स्ट या सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट में मैं बैकअप पे भी काम करना शुरू कर दूँ? जी सर इससे पहले ही सोच रखा था, तो मैंने उनसे पहले ही बात कर ली थी, क्योंकि मेरा अभी रिसेंटली अप्रैल में ही कंप्लीट हुआ और Right. मेंस में दे चुकी थी। तो मैंने उनसे यही कहा कि अगर नहीं होता है तो इसके बाद मैं नेट जेआरएफ के लिए प्रिपेयर करूँगी। मैं प्रिपेयर नहीं कर रही थी पहले, तो मैंने कहा कि अगर नहीं होता इस अटेम्प्ट में तो फिर मैं वहाँ प्रिपेयर करूँगी, एटलीस्ट आई विल फिक्स ओवर देयर। उसके बाद मैं दोबारा यही दूँगी, क्योंकि मेरा एम तो अल्टीमेट यही है। बट बैकअप मैंने वही सोचा था। और जो साइड बाय साइड एग्जाम्स होते हैं कंडक्टेड बाय जेके एसएसपी, एंड सर मैंने एक और एग्ज़ाम दिया था जेके पीएससी का, असिस्टेंट डायरेक्टर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स, जो अभी रिसेंटली उसका इंटरव्यू हुआ है, उसका भी मेंस क्लियर था मेरा। और यू गिवन इंटरव्यू आल्सो? हाँ जी सर। Okay. पार्टी है। तो बैकअप ऑप्शंस यही कुछ एग्जाम साइड बाय साइड, एंड मेनली नेट जेआरएफ था कि उस तरफ चली जाऊंगी। जो आपका बैकग्राउंड रहा है, जोलॉजी आपका सब्जेक्ट रहा है, उसी को आपने परस्यू किया आगे प्रिपरेशन में, और उसी को एज मेन सब्जेक्ट रखा आपने ऑप्शनल, वो कैसे डिसाइड किया आपने? क्योंकि मैं देखता हूँ कि जैसे इंजीनियर बहुत सारे होते हैं, डॉक्टर्स बहुत सारे होते हैं, ह्यूमैनिटीज़ के इवन कोई हिस्ट्री पढ़ा हुआ ज्योग्राफी ले लेता है, ज्योग्राफी पढ़ा हुआ पॉलिटिकल साइंस ले लेता है, फिकल माइंड सा भी रहता है और डिसाइड करने में भी बहुत डिफ़िकल्टी होती है। किस तरह आपने ये डिसाइड किया कि आपको जोलॉजी ही सब्जेक्ट लेना चाहिए? जी सर, जब मैंने डिसाइड किया तो तब मुझे लगता है कुछ गाइडिंग फोर्स ही थी उस टाइम, क्योंकि मेरा कोई प्लान नहीं था कि मुझे जोलॉजी में ही ऑनर्स करनी है। जब मैंने मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों रखा था, तो पेरेंट्स ने बोला अब क्या करना है। मैंने बोला कि मुझे ना एमबीबीएस करनी है ना मुझे इंजीनियरिंग करनी है। तो फिर उन्होंने बोला तो क्या करना है। मैंने कहा पापा जो मिल जाएगा वो करना है। तो फिर मैंने एक ही एग्ज़ाम दिया। जेयू में मैंने कभी फॉर्म ही नहीं भरा। मैंने क्लस्टर की, किसी ने पापा को बताया कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी अभी नई नई खुली है तो इसका एग्ज़ाम होना है, तो आप इसको वहाँ पे इनरोल करवा दो। तो वो एग्ज़ाम मैंने दिया तो मेरा रैंक अच्छा आया। फिर उन्होंने प्रेफरेंस पूछा, मैंने कहा जोलॉजी सब ले रहे हैं तो मैं भी जोलॉजी रखती हूँ, बॉटनी सेकेंड, क्योंकि रैंक अच्छा आया उसमें, तो जोलॉजी मिल गया। अब जब वो मिल गया तो मैंने चेक किया कि ऑप्शनल है यूपीएससी में, तो वो तो था। फिर मैंने देखा रिजल्ट भी आता है इससे, तो फिर तब से ही मैंने डिसाइड किया कि अब इसी को ऑप्शनल रखती हूँ, क्योंकि 5 साल पढ़ना है, उसको ज़ाया क्यों करूँ। बट अगर कोइंसिडेंटली, मतलब ये तो चलो एक अच्छी चीज़ है कि आपको पता चल गया कि आपको ये सब्जेक्ट, क्योंकि आपका ग्रेजुएशन से चलता है तो 5 साल आपने दिए हैं और टाइम इसी में दिया जाए, उसी में क्वालिफाई आपने किया भी है। अदर देन दैट, अगर किसी को ऑप्शनल चूज़ करना, आपके हिसाब से अगर आप ये नहीं चूज़ करते तो क्या पैरामीटर्स पे आप कोई और सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, जो हमारे ऑडियंस को, स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को ये पता होना चाहिए? सारे इतने लकीली, मतलब आप यू आर अमंग द लकी वन कि जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट ही किसी सूरत में आपने फॉलो कर लिया और आपने उसमें क्वालिफाई किया है।
बट बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड होते हैं, अगर उनको नहीं है, कंफ्यूजन है, तो उनको किन पैरामीटर्स पे अपना ऑप्शनल चूज करना चाहिए? सर यही पैरामीटर कि उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट कहाँ है। अगर उनको पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट है तो पीएसआईआर रख सकते उनको हैं। सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे फिर, मतलब एटलीस्ट जी। 5-6 सब्जेक्ट्स। जी बिल्कुल, उसमें उनमें से उनको देखना पड़ेगा सिलेबस से या सिलेक्शंस कहाँ से हो रही है। ये भी एक स्मार्ट माइंड तो यूज़ करना ही पड़ता है। हाँ बिल्कुल। उसके बाद उनको सिलेबस उठा के देखना पड़ेगा कि कहाँ पर इजीली उनका मोर टाइम बच जाएगा या फिर कहाँ पे मोर क्विकली हो जाएगा कंप्लीट। तो इन पैरामीटर्स को या फिर अच्छी गाइडेंस वगैरह हाँ जी, उनको मिलनी guidance कहाँ चाहिए। available तो है, आपका कहना है कि एक ऑप्शनल को चूज करने के लिए रितिका ने तीन चीजें बोली हैं। एक कि आपको अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट के 5-6 सब्जेक्ट्स आप देखो कि किन में पिछे 2-3-4 साल में अच्छा रिजल्ट आया, उन 5-6 सब्जेक्ट्स को उठाओ, उनका सिलेबस पढ़ो और देखो आपको मोस्ट जो है इंटरेस्ट किस में बैठता है। एक तो आप अपने इंटरेस्ट से, सेकंड कि किस सब्जेक्ट के नंबर अच्छे आ रहे हैं, मतलब अगर ये 5-6 सब्जेक्ट्स में नंबर रेगुलरली आ रहे हैं तो उनमें से एक आप चूज़ कर दो तो वो क्लियर है। थर्ड कि आपको गाइडेंस, मतलब आपको पढ़ाने वाले या गाइडेंस देने वाले आपको मिलते मिल रहे रहने हैं, चाहिए जी। उस सब्जेक्ट के, क्योंकि 500 मार्क्स होता है तो इस वजह से आपको गाइडेंस भी ज़रूरी है। तो गाइडेंस का कितना रोल है? अब लेट्स टॉक अबाउट द गाइडेंस दैट यू हैव गॉट। कितना बड़ा रोल आपके, कौन कौन मेंटर हैं आपके जिन्होंने आपको थ्रू आउट गाइड किया है, और कितना बड़ा रोल प्ले करता है गाइडेंस इन सर्विसेज के लिए? यस सर, ऑनेस्टली स्पीकिंग तो मतलब सबसे ज़्यादा तो इंस्टीट्यूट का ही था, क्योंकि मैं चाणक्य में इनरोल थी। तो वहाँ पे मनोज सर ने पढ़ाया था, मुझे एथिक्स के टीचर थे। तो जब उन्होंने पहली बार मेरा आंसर देखा तो मैं बहुत छोटी थी उस टाइम, तो तब उन्होंने फिर सबसे कहा था कि इसका आंसर देखो, अपना आंसर देखो, शी इज़ ओनली 19। तो तब वो मुझे बहुत मोटिवेट करते थे कि तुम्हारा हो जाएगा ऐसे करके। तो मेंटर का पढ़ाने से ज़्यादा उनका मोटिवेशन में रोल रहता है, राइट, क्योंकि राइट, बिल्कुल। उनकी जो बातें हैं ना वो कहीं ना कहीं इनबिल्ट हो जाती है आपके माइंड में। तो इस तरीके से सर आपने भी मुझे कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता कि तुम अपना 100% दोगी तो तुम्हारा नहीं नहीं होगा। होगा, आई रिमेम्बर तो दैट। वो चीज़ें सर मुझे याद रह जाती है। आई एम अ काइंड ऑफ पर्सनालिटी कि मुझे चीज़ें याद रह जाती है। तो फिर देखो अगर सारे बच्चों को तैयारी करनी है तो जाहिर है कि अगर किसी चीज़ में आप जाते हो फुल हार्टेडली जाना है, और ना होने का तो मतलब ही नहीं है। इफ़ यू आर पुटिंग 100% इन समथिंग, इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि आपका नहीं होगा, प्रोवाइडेड के थोड़ा सा लक। आप कितना बिलीव करते हो कि इस एग्ज़ाम में आपको लक कितना फेवर करना चाहिए, या लक का कितना बड़ा रोल है इस एग्ज़ाम में, वो भी आप ऑडियंस को बताएं। जी सर, मेरा स्टार्टिंग से यही रहता था कि मुझे ऐसा लगता था मैं 80% देती हूँ और 20% ही लक मुझे फेवर करता है। सर इस एग्ज़ाम में इम्प्रोवाइजेशन का स्कोप हमेशा रहता है। जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो मुझे लगा यार यहाँ पे मैं ये इस क्वेश्चन को अच्छे से कर सकती थी, या ये 10 मार्क का छूट गया मेरा एक, तो वहाँ पे मुझे फेल हुआ। बट सर लक की जहाँ तक बात है तो डेस्टिनी एक की रोल तो प्ले करती ही है, ये सच है। कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जो मोर वाइजर होंगे मेरे से, जिन्होंने बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, मे भी उनको नॉलेज भी ज़्यादा हो, लेकिन क्योंकि मेरा आंसर राइटिंग में मैंने एज ले लिया या किसी ऑप्शनल में ले लिया, वो अभी तक मार्कशीट नहीं आई है, लेकिन कहीं पे तो डेस्टिनी ने भी की रोल प्ले किया है। बिल्कुल। मैंने कई सारे इंटरव्यूज़ देखे जब आपका रिज़ल्ट आया, और कई जगह पे क्योंकि आपने इंटरव्यूज़ दिए थे तो 1-2 जगह पे मैंने देखा कि आपने बोला कि आपका हॉबी जो है मॉडलिंग है, जी विच आई डेंट नो। जब आपने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, जब आपसे बात भी होती रही, ये साइड मुझे नहीं आइडिया था। जी। हाँ, आइडियली अगर सिविल सर्विसेज या स्टेट सर्विसेज की कोई कोचिंग करता है या तैयारी करता है तो इट इज़ अ वेरी सीरियस जॉब, और हम ये मान के चलते कि बहुत सीरियस बच्चा है, इसको सीरियसनेस रखनी पड़ेगी। और फिर मॉडलिंग जैसा कोई हॉबी आपका फॉर्म में लिखना और उसको जस्टिफाई करना, क्योंकि दैट यू हैव सेड इट देयर इन द इंटरव्यूज आल्सो कि आपको मॉडलिंग का शौक था एज अ प्रोफेशन नहीं, बट क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये बहुत कंट्रास्ट है, एक सीरियसनेस और मॉडलिंग ग्लैमरस जैसा दूसरा साइड का प्रोफेशन है, बहुत सीरियस नहीं माना जाता है। तो कैसे दोनों चीज़ों को बैलेंस किया एज एन, मतलब अगर मैं किसी कैंडिडेट को देखता हूँ वो सीरियस तैयारी कर रहा तो उसको किताबों से फुर्सत नहीं मिलती और सीरियस ही रहता है ऑल द टाइम। तो क्या आप सीरियस स्टूडेंट, हमेशा सीरियस स्टूडेंट रहे हैं, या ये मॉडलिंग का अचानक से कैसे आपने प्लान किया और कैसे इसको बैलेंस किया आपने? जी
सर मैं सीरियस स्टूडेंट तो बिल्कुल नहीं हूँ, आई एम अमंग द नॉटीस्ट वन। कल मैं अपने स्कूल भी गई थी तो वहाँ सब टीचर्स कह रहे थे कि ये नॉटी रहती है, अब थोड़ी सीरियस हो गई है। तो सर मॉडलिंग की जहाँ तक बात है तो मैंने कभी डिसाइड नहीं किया था कि मैं उसमें कभी पार्ट भी लूँगी, बट हाँ हॉबी हमेशा थी, रेडी होना और रैंप वॉक करना घर पे ही, ये एक पैशन था, आदत थी। तो सर जब आपकी कोई चीज़ हॉबी होती है उसको आपको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो मैं फ्री टाइम में करती थी, उससे मुझे अच्छा लगता था और फिर पढ़ाई के लिए और ज़्यादा अच्छे से बैठ पाती थी मैं डेडिकेशन के साथ। जब मुझे किसी ने सेंड किया था, वो मुझे व्हाट्सएप पे सेंड किया, आई एम नॉट ऑन सोशल मीडिया, तो मैंने वहाँ पे देखा कि ऐसा ऐसा है, पेजेंट में पार्टिसिपेशन हो रही है इस टाइम, तो मैंने फिल कर दिया फॉर्म। देन फिर ऑडिशंस हुए, ऑडिशन हुए, तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं स्टेट से विनर होके इमर्ज होंगी। बट फिर जब वो मैंने जीत लिया तो उन्होंने बोला कि अब इंडिया के लेवल पे, ऑल इंडिया लेवल पे आपको पार्टिसिपेट करना है, जयपुर आना पड़ेगा। अब जब जयपुर जाने की बात आई तो फिर तब तक तो पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, लेकिन उसके बाद फिर वो भी डर गए कि इसने कभी लखनपुर बॉर्डर ही क्रॉस नहीं किया तो ये कैसे जाएगी अकेले, तो इसलिए मैं उसको आगे फर्दर नहीं। नो सर। वेरी नाइस। मतलब ये भी एक ज़रूरी चीज़ है कि देखो, हम ये बोलते हैं कि सीरियस पढ़ाई है, आपको डेडिकेटेडली पढ़ना है यूपीएससी या स्टेट सर्विसेज के लिए, बट अगेन पूरी लाइफ नहीं छोड़नी है इसके लिए। इट्स जस्ट अ जॉब, आपको जॉब एज जॉब इसको तैयारी करनी है, फुल हार्टेडली इसमें प्रिपरेशन करनी है, बट देन परस्यू योर हॉबीज़। आप जैसे आपने बोला है, बहुत सारे लोग रीडिंग, राइटिंग, क्रिकेट खेलना या बाकी सारी चीज़ें तो वो करते रहे। आप मुझे सिर्फ अब मुझे कुछ ही चीज़ें जाननी है आपसे जो इस प्रिपरेशन में बाकी सारे बच्चों को हेल्प करेगा। वो ये कि आपने अपने स्केड्यूल को कैसे बनाया हुआ था, मतलब आप सुबह से शाम तक कैसे पढ़ते थे, कितना टाइम पढ़ते थे, ऑफ्स लेते थे, कभी मन नहीं करता था पढ़ने का, तब क्या करते थे आप? जी सर पहले तो ऑफ तो मैं लेती थी, महीने में 2-3 बार। मैं देख लिया था कि 75% अटेंडेंस चाहिए, तो वो कैसे बन जाएगी, कितनी हॉलीडेज़ में ले सकती हूँ। फिर उन दिनों पे मैं कुछ ऐसा पढ़ने की कोशिश करती थी, लाइक करंट अफेयर्स कवर कर लिए, मैगजीन कवर कर ली, और डेली शेड्यूल ऐसा रहता था। सर थोड़ा सा हेक्टिक तो था ही, क्योंकि मैं मॉर्निंग में उठ जाती थी 6-7 बजे, तो करंट अफेयर्स कर लेती थी जब तक मैं कॉलेज के लिए निकलती थी। इसमें मेरी फ्रेंड का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। सर मुझे भी ड्राइविंग आती है, मैं खुद से भी जा सकती थी, लेकिन वो मुझे लेने आती थी, पिक एंड ड्रॉप करती थी, उससे मेरा टाइम भी बच जाता था। तो सर वहाँ पे मैं जब स्कूटी पे उसके साथ जाती थी तो मैं एयरफोन्स लगाकर सुनती थी एडिटोरियल डिस्कशन कॉलेज तक। Okay. उनको लगता था कि ये गाने सुनते हुए आती है, बट मैं एडिटोरियल डिस्कशन सुनती थी। फिर वहाँ पे जाके सर कॉलेज में भी कभी टाइम मिला तो जो लेक्चर चल रहा होता था, मैंने एक मोटी सी डायरी रखी थी, उसके नीचे मॉडर्न हिस्ट्री रखी होती थी, तो वो भी मैं सर साथ साथ में निपटाती थी। फिर वहाँ से भी मैंने बहुत टाइम निकाला कॉलेज पे। उसके बाद घर आके सर, घर यूजुअली 4-5 बजे आ जाती थी, तो मम्मा मुझे लंच करवा देते थे अपने हाथों से। जब वो मुझे लंच करवाते थे तभी से मैंने पढ़ाई स्टार्ट हो जाती थी, नोटबुक होती थी मेरे पास, तो उस पर मैं सबसे पहले जीएस पढ़ती थी, जो भी जैसे पॉलिटी चल रही है तो लक्ष्मीकांत, 5 से 6, 7, 8 बजे तक। फिर 8 to 10 मैं अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ती थी, जो भी चल रहा है उसमें 1-1.5 घंटा ही लगता था, क्योंकि वो मैंने आस्ता आस्ता कंप्लीट किया 5 साल में। तो 10 बजे मैं फ्री हो जाती थी, 10, साढ़े 10 मेरा स्लीपिंग हैबिट है कि मैं सो जाती हूँ। अब 10:30 बजे सो जाते हाँ थे? जी, आज भी। मतलब नाइट में नहीं पढ़ता था? नहीं पढ़ पाती सर। ठीक है। ज़्यादा नहीं, 5-6 घंटे ही पढ़ पाई हूँ डेली, बट कॉलेज में भी कोशिश करती थी कि टाइम निकाल लूँ। बट कभी जैसे आपकी प्रिपरेशन है 3 साल या 4 साल का, इतना बड़ा जर्नी, इतना लंबा जर्नी रहा है आपका, जब आप डिमोटिवेट, आई एम श्योर आप डिमोटिवेट हुए बहुत जी, बार, बहुत बार। जब डिमोटिवेट हुए तब क्या किया आपने? सर अपने आप को फिर से उठाया, और स्पिरिचुअलिटी में मैंने कहा कि मैं वो बहुत कैसे, believe मतलब करती हूँ। आप मान लो आज आप पढ़ रहे हो, 30 दिन लगातार आपने पढ़ाई किया, जो मैं फेस करता हूँ, जो स्टूडेंट्स कभी कभार आ जाते हैं कि आप तो बिल्कुल मन नहीं करता पढ़ने का, और एक दिन 2 दिन 3 दिन ऑफ लेके गायब हो जाते हैं, देन दे कम बैक। आपके साथ ऐसा होता था? सर ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि कम्प्लीटली, और फिर मुझे गिल्ट हो रहा था, 1-2 बार अगर हुआ है, फिर मुझे गिल्ट ट्रिप में मैं चली गई कि मैंने पढ़ाई नहीं की। फिर मैंने सोचा कि गिल्ट में जाने से अच्छा है कि जो मेरा छूट जाता है तो फिर मैं उसको कम ही कवर करूँ, 50% ही करूँ, लेकिन एटलीस्ट मैं करूँ। फिर कुछ फैमिली फंक्शंस भी होते थे, कभी कभी जाना मैंडेटरी भी हो जाता है, तो वहाँ पे भी थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता था, लेकिन मोस्टली मैं अवॉइड ही करती थी। तो इस तरीके से सर। तो जो आपने ये एक ड्रीम अपना बिल्ड किया था, आप कहते हो कि 12th के बाद आपने ये सोचा था कि आपको सिविल सर्विसेज में जाना है,
एक आप बोलते हो कि बहुत ऑनेस्टी के साथ आपने ये गोल बनाया, बट इस एज का बच्चा, मैं तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर देखता हूँ कि इस एज का बच्चा एक ऑनेस्टी के साथ अपना गोल बनाए। किस तरह आपने ये किया? मतलब अगर आप 12th 18-19 साल के थे जब जी। आपने चाणक्य ज्वाइन किया था, और 18-19 साल तो बहुत बेसिक एज है, टीन एज है, उसमें इतना बड़ा एक डिसीजन लेना, 18 साल हो या 19 साल हो, इतना बड़ा डिसीजन लेना कि मुझे 21 साल या 22 साल में जी। सिविल सर्वेंट बनना है। कौन कौन लोग हैं जिन्होंने आपको सपोर्ट किया या इस ड्रीम को आपको समझाया कि ये भी एक करियर चॉइस है? पता कहाँ से चला आपको? पहले तो आप ये बताएं। जी सर, ये एक इंसिडेंट हुआ था एक्चुअली। मेरी मम्मा की तबीयत ख़राब हो गई। 10th के बाद मैंने मेडिकल रख लिया था, बोथ रखा था, बट मेडिकल के लिए मैंने आकाश इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। वहाँ मेरा स्कोर बहुत अच्छा था, मैं अच्छे से पढ़ाई करती, 4-5 बार टेस्ट हुए जिसमें मेरा रैंक 1 आया वहाँ पे। Okay. तो टीचर्स को भी मतलब एक फोकस में आ गई मैं कि ये कैंडिडेट अच्छा है। बट एक इंसिडेंट होता है सर, जहाँ पे मेरी मम्मा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई और उनको ले जाना पड़ा सरवाल हॉस्पिटल। वहाँ पे जो भी डॉक्टर था, XYZ ऑन ड्यूटी, मुझे अभी याद नहीं है, लेडी डॉक्टर थी वहाँ। तो वहाँ एक अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटी के आए थे, उनके साथ उनका छोटा बच्चा था सर। ही वॉज क्राइंग अ लॉट, उसको पेट में बहुत ज़्यादा पेन थी, स्टमक एक थी, पता नहीं बहुत ज़्यादा इशू था उसको, बहुत मेजर, बहुत रो रहा था वो। एंड सर जब मैंने पूछा वहाँ, आई वॉज़ वेरी वोकल, बचपन से डरती मैं किसी से नहीं थी, तो मैंने वहाँ पूछा स्टाफ से कि आप क्यों नहीं उसको अंदर जाने दे रहे, ये तो टाइम है OPD का, उसको पेन है बच्चे को, तो जाने दो अंदर। उसने बोला कि नहीं मैडम BC है। तो जब मैंने थोड़ा सा नज़र झांक कर देखा उनके कैबिन में, तो शी वॉज कॉलिंग हर डॉटर वीडियो कॉल पे कि बेटा शो मी योर न्यू ड्रेस, शो मी योर न्यू शूज़। सर वो मुझे बहुत ही हिट कर गया, बहुत हिट किया वो इंसिडेंट मुझे। मैं बाहर ही, मतलब मैंने चिल्लाया भी, वहाँ छोटी थी मैं, कितनी थी, 16 ईयर्स ओल्ड। मेरे पापा से कहा, तो पापा ने कहा शांत हो जाओ, यहाँ पे थोड़ा नरमी से काम करना पड़ता है, नहीं तो तुम्हारी बारी भी नहीं आएगी। तो वहाँ मम्मा का ट्रीटमेंट हो, तो मैंने पापा को बोला कि तब भी मैं मुड़ मुड़ के उन्हीं को देख रही थी कि उनका ट्रीटमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। तो सर वो बचपन से है मेरे अंदर। तो फिर मैंने उनको पूछा पापा को कि पापा कौन इनके लिए अकाउंटेबिलिटी रखता है कि क्या, कैसे इनको। तो फिर उन्होंने बोला कि हाँ, उनको भी अब एज अ लेमैन यही पता था कि अगर SDM आ जाए, DM आ जाए। मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, DM कोई बहुत बड़ा इंसान है कि आकर पूरे हॉस्पिटल को अकाउंटेबल कर सकता है, तो फिर कोई अच्छी चीज़ ही होगी ना उनके आने से। तो फिर मुझे याद है, मैंने कहा DM सर पापा, तो कहते DM DC एक ही बराबर लगभग। तो मैंने कहा अच्छा वही जो स्कूल में छुट्टियाँ भी करवाते हैं, भाई तो बहुत पावरफुल पर्सनालिटी है, इनसे तो प्रिंसिपल भी डर जाते हैं कि हमें हॉलीडेज भी हो जाती है। फिर मैंने घर जाकर, मुझे याद है कि मैंने सर्च किया था कि DM कैसे बनते हैं गूगल पे। मतलब एट दैट एज 16 हो आप, और आपने जाके इसी ड्रीम को जो है वहाँ से स्टार्ट किया, गूगल किया आपने मैं कि ये कुछ तो होगा जिससे ये बनते होंगे। आई थिंक ये आई थॉट ये पॉलिटिक्स से लिंक होता है, शायद पॉलिटिशियंस ही बन जाते हैं। उस टाइम पता नहीं था, मम्मा का फ़ोन था, मेरे पास फ़ोन नहीं था, तो मम्मा के फ़ोन से मैंने सर्च किया DM कैसे बनते हैं, ये भी अभी याद है मुझे। तो वहाँ पर आया कि एक एग्ज़ाम होता है UPSC CSC। तो फिर उस टाइम पे रिजल्ट आया था जिसमें टीना डाबी मैम का रिजल्ट 2016 में आया, जिसमें उन्होंने टॉप किया था। तो वहाँ मेरे को एक वीडियो मिली आर्तिका शुक्ला मैम की, वो वाज अ डॉक्टर, 4th या 6th रैंक था उनका, 4th रैंक था आर्तिका शुक्ला मैम का। तो उनकी एक वीडियो देखी जिसमें उन्होंने बहुत ही इजीली एक्सप्लेन किया, लाइक इट इज़ वेरी इजी। आई स्टिल रिमेंबर दैट इंटरव्यू जो उसने एक्सप्लेन किया था। हाँ जी, एक्सप्लेन किया था, 1 आवर का था वो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अच्छा ये करना है, तो ये तो मैं कर लूँगी, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस भी था कि वहाँ तो मतलब मेडिकल में मैं फ़र्स्ट आ रही हूँ, इतने सारे टायर है, वहाँ फ़र्स्ट आ रही हूँ। तो फिर वहाँ मेरा स्कोर बिल्कुल गिरने लगा, क्योंकि मेरा बिल्कुल, मुझे लगता है कोई गाइडिंग फोर्स ही थी, क्योंकि 16 साल का बच्चा है। ऐसा नहीं है सर, कोविड में हमने देखा कि डॉक्टर्स कितना मेहनत करते हैं। अभी रिसेंटली GMC में मैं गई थी, तो मैंने देखा कितनी मेहनत करते हैं, ओवर बर्डन होते हैं, फिर भी कोशिश करते हैं कि सबको ट्रीट अच्छे से ही करें। बट बच्चे का माइंडसेट उस टाइम पर मुझे लगा कि नहीं, मैं नहीं फैसिनेट हुई इस चीज़ से, मैं नहीं जाऊँगी इस प्रोफेशन में। उस टाइम ऐसा लगा मुझे। तो सर कुछ गाइडिंग फोर्स ही थी, मैं मानती हूँ कि मैं वहाँ से बिल्कुल हट के इतना स्ट्रिक्ट डिसीजन लिया कि जाना ही नहीं है। घर पे आके बोला कि मैं तो जाऊँगी नहीं, अवकाश चेंज करवा दो ट्यूशन। मुझे डी पटना ने बोला हुआ क्या, वहाँ सब तारीफ कर रहे हैं तुम्हारी। मैंने कहा पापा नहीं जाना मेरे को, उनको मैंने बताया भी नहीं उस टाइम पे UPSC का। फिर वो मान गए, बोलते कि इसको प्रेशराइज करने से बेटर है जो इसकी मर्जी है वो करने दो। तो सर पेरेंट्स का ट्रस्ट भी होता है जो आपको मोटिवेट करके रखता है। ब्यूटीफुल। और
क्योंकि यहाँ से आपका ड्रीम फिर Dream start आपका हुआ, sir. स्टार्ट हुआ और देन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग इन जी, 18 और sir. 19 और फिर ये बहुत सारे स्ट्रगल्स आई विटनेस्ड जी. ऑल योर स्ट्रगल्स। तो लेकिन क्योंकि हम सारे स्ट्रगल्स को स्ट्रगल तो नहीं, वो चैलेंजेस तो फेस करने पड़ते हैं बच्चों को। हम बच्चों को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो प्रिपेयर करना चाहते हैं, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं गाइडेंस के लिए। कुछ बच्चे हमें ज्वाइन करते, कुछ नहीं करते। जब हम बाद में पूछते हैं बच्चों को कि भाई क्या रीज़न रहा है आपने, अगर किसी ने छोड़ा है कि आप मुझे ये तैयारी नहीं करनी है, बहुत सारे परसेंटेज बच्चों का डर जाता है इस एग्ज़ाम का सिलेबस देख के, इस एग्ज़ामिनेशन का नेचर देख के। और बाकी लोग भी आते हैं डराने उनको, जो तैयारी कर रहे होते हैं, जिन्होंने कई अटेम्प्ट दिए होते हैं, वो भी डराने आ जाते हैं उनको। आपकी जर्नी में भी ऐसा कुछ हुआ है कि आपको लगा कि ये तो बहुत ही स्मार्ट है, अगर इसका नहीं हुआ तो मेरा कैसे होगा? मतलब इस जर्नी में थ्रू आउट ऐसे लोग मिलते रहते हैं कि जो लगता है कि तो मुझसे ज़्यादा स्मार्ट है, हाँ जी. अगर इसने एक दो अटेम्प्ट में 3 अटेम्प्ट में नहीं किया, मेरा तो जी सर. इम्पॉसिबल। ऐसा कुछ इंसिडेंट है हुआ आपका? है सर, हुआ है क्या इंसिडेंट सर. है? एक्चुअली मैंने बताया था, मेरे कॉलेज में टीचर ने भी मुझसे कहा था, तो मुझे लगा कि इतने क्वालिफाइड है तो इनका नहीं हुआ, मेरा कहाँ वो होगा. टीचर ने एग्जैक्टली बोला क्या था आपको? सर फिर वो फिर से कंट्रोवर्शियल नहीं, बट वी विल नॉट टेक द नेम ऑफ ये द बोला था टीचर। सर कि मतलब इतने कम आते हैं, पोस्ट गिनवा दी उन्होंने मुझे, इतनी पोस्ट आती है, उसमें से इतनी आईएएस की होती है, तो कहाँ निकलेगा, बहुत मुश्किल है. हमने भी दी है, हो सकता है उन्होंने गुडविल से ही बोला हो. बट हम देखो, आप जो मुझे बोल रहे हो कि आपको टीचर ने बोला है, ऑफ कोर्स हम टीचर का भी एक रिस्पेक्ट है, टीचर का भी बच्चों से उम्मीद है कि वो बेहतर से बेहतर करे। बट मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा सारे टीचर्स को, जैसे मैंने पहले भी एक रिक्वेस्ट की कि सारे टीचर्स को बच्चों को इनकरेज करना चाहिए। ये इस केस में तो साफ दिखता है कि हो सकता है उन टीचर को शायद आपकी भलाई किसी और चीज़ में लगी हो कि शायद इसका कैलिबर नहीं है, बट आई हैव सीन यू ग्रोइंग इन दिस जर्नी। और हम शुरुआत में कभी भी ये डिसाइड नहीं कर सकते कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। यही तो ब्यूटी है इस एग्ज़ाम का, कि जो आपको लगता है, मोस्टली जो आपको लगता है कि ये एग्ज़ाम क्लियर करेगा वो करता नहीं है, और जो आपको लगता है कि एग्ज़ाम नहीं क्लियर करेगा, ऐसा मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है। मैं बहुत सारी अपनी एकेडमी में जानता ही नहीं होगी ये कौन बच्चा था जो आता है, मिठाई खिलाता है, पेरेंट्स के साथ आता है, और मैं बहुत सरप्राइज़ होता हूँ, ये तो उसको तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। होता क्या था, फिर जब फुटेज देखे या कुछ देखे तो हमें लगता है कि वो, हम देखते कि एक कोने में लाइब्रेरी में बैठा रहता था इंसान, और थ्रू आउट पूरा साल इसने ऐसे निकाला। तो हम जज भी नहीं कर सकते इस तरह। बट हमारी रिक्वेस्ट इन्हीं सारे टीचर्स से ये है कि आप प्लीज़ इनकरेज करें बच्चों को। और एक तो बहुत मुश्किल से कोई बच्चा डिसाइड करता है कि मुझे स्टेट सर्विसेज या सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है। जब वो करता है तो दे लुक अप टू यू, दे लुक अप टू अस, कि हम उनको गाइड करें, मोटिवेट करें। सो माई रिक्वेस्ट इज़ टू प्लीज़ इनकरेज देम टू डू वेल इन देयर रिस्पेक्टेड फील्ड्स। मुझे बहुत खुशी होती है जब भी मैं किसी ऐसे बच्चे से बात करता हूँ जिन्होंने ऑलरेडी इतने यंग एज में इतना बड़ा अचीवमेंट करके दिखाया होता है। तो जैसे मैं रितिका से बात कर रहा हूँ, मैं रितिका के साथ रिसेंटली हमने एक प्रोग्राम किया था, अवेयरनेस प्रोग्राम किया था। उस अवेयरनेस प्रोग्राम में उन कॉलेज वालों ने रितिका को और बाकी सारे एस्पिरेंट्स को भी, क्वालिफाइड लोगों को भी इनवाइट किया था। तो मैंने देखा कि आपने उस टाइम बच्चों से जब बात कर रहे थे तो आपने बोला था कि आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपके बेस्ट फ्रेंड और आपके पार्टनर आपके साथ थे उस टाइम। बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने उसको एक्नॉलेज किया और वो एज ए स्ट्रेंथ दिखाया आपने। नॉर्मली ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि ये डिस्ट्रैक्शन है, और आपने उस टाइम जब ये बात की तो क्योंकि मैं गाइड करता रहता हूँ तो इट वाज वेरी गाइडिंग फॉर मी आल्सो, कि मैं अगर इसको पॉजिटिवली लिया जाए तो इट कैन कंट्रीब्यूट इन योर जर्नी। तो कैसा स्ट्रेंथ उन्होंने, क्या रोल प्ले किया है आपके पार्टनर ने, आपके बेस्ट फ्रेंड ने आपकी इस पूरी जर्नी में? सर बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। मतलब जब भी मैं लो फेज में होती थी तो ही यूज्ड टू से कि अगर तुम्हारा नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा, तुम इस पोस्ट को डिज़र्व नहीं करती, ये पोस्ट तुम्हें डिज़र्व करती है। ऐसा कुछ होता तो नहीं है, मैं बिलीव नहीं करती, लेकिन सर ये चीज़ें आपको बहुत मोटिवेट करती है, क्योंकि पेरेंट्स भी, उनका अलग जनरेशन था, हमारा अलग जनरेशन है, तो वो एक पार्टनर का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है।
और क्योंकि वर्ल्ड में वो टॉक्सिसिटी चल रही है, नई नई चीज़ें इमर्ज होके आ रही है जो समझ में भी नहीं आती मेरे, तो इन सब से हट के मुझे अगर कोई मिला है तो मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल फील करती हूँ उसके लिए। और तभी मैंने एक्नॉलेज भी किया सो दैट कि बच्चों को भी पता चले, क्योंकि किसी ने सपोर्ट किया होता है तो बहुत कम लोग होते हैं जो ये बोल पाते हैं फिर ओपनली। तो जैसे सर मेरा एक इंसिडेंट था कि एक इंस्टीट्यूट में मैंने ऑप्शनल के लिए इनरोल किया था, तो दे यूज़ टू सेंड बैक पेपर्स आफ्टर 20 डेज़ और शेड्यूल पे मुझे नहीं मिल पाता था कुछ रीजंस की वजह से। तो एक दिन तो मैं बिल्कुल ही लो फेज में चली गई, क्योंकि आपका पूरा फिर शेड्यूल ब्रेक हो जाता है उसकी वजह से, एक दिन की वजह से। तो मैंने कहा बस मुझे देना ही नहीं है, मीन्स हो गया मेरा। तो वो वहाँ से गांधीनगर आया, उसने वहाँ उनकी लाइब्रेरी का जो डेस्क था वो तोड़ा, पता नहीं क्या किया, उसमें से वो पेपर निकाला, वो वापस मेरे घर के नीचे छोड़ा। फिर मैंने वो पेपर लिखा 3 घंटे, फिर वो वापस वहाँ छोड़ा चेक होने के लिए। तो इस तरीके से सर मेंस में अगर मैंने 9 चक्कर किए, 9 पेपर में 18 किए, उसने 36 किए। यूज्ड टू ड्रॉप मी देन पिक मी अगेन, घर जाना। तो इस तरीके से सर बता भी मैं एक्सप्लेन, पेरेंट्स का तो सर एक होता है कि उन्होंने मतलब मुझे जन्म दिया है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है करना, बट साहिल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी मेरे लिए करना, बट स्टिल उसने उस चीज़ को माना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा, उसको किया। उसे ये भी नहीं पता था कि क्लियर होगा या नहीं होगा, इनफैक्ट उसे ये भी नहीं पता था कि मैं प्रीलिम्स देने गई हूँ। मैंने छुपा दिया कि अगर मैं फेल हो गई तो फिर ये क्या सोचेगा मेरे बारे में। तो सिर्फ पेरेंट्स को पता था प्रीलिम्स दिया, पर जब रिजल्ट आया मैंने कहा कि मेरा हो गया, कहता व्हाट कब दिया था तुमने। बट उसके बाद से उसने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। आज हमने एक कॉन्वर्सेशन किया ऋतिका, मैं अगेन बैकग्राउंड देना चाहूँगा जिन्होंने इस साल 23-24 में स्टेट सर्विसेज JKS स्टेट सर्विसेज रैंक 17 से क्वालिफाई किया है। हमने बहुत सारी बातें उनसे की हैं और उनसे हमने जानने की कोशिश किया क्या क्या सपोर्ट सिस्टम उनको हेल्प किया, जिसमें मेजरली मैं विटनेस्ड हूँ कि उन्होंने कई जगह पर प्लेटफॉर्म्स पे उन्होंने अपने पार्टनर की बात की है। और मुझे लगा कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस चीज़ को मैं ऑडियंस तक पहुंचा सकूं कि क्योंकि आज मैंने उनके पार्टनर को भी यहाँ इनवाइट किया है कि वो थोड़ा सा हमें ब्रीफली बताए कि क्योंकि हम एकेडमी में हो सकता है पढ़ाते हो, वो वापस घर जाते हैं पार्टनर के साथ या फैमिली के साथ रहती है, पार्टनर किस तरह सपोर्ट करता है। तो मैं साहिल को वेलकम करता हूँ। साहिल ऋतिका के पार्टनर है और मैं साहिल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ऋतिका का पूरा जर्नी आपने देखा हुआ है, मैंने देखा बट पार्टली क्योंकि हमारे साथ वो प्रोफेशनली आते थे, पढ़ते थे, वापस जाते थे। आप उनको बहुत क्लोजली वॉच किया है आपने। इस जर्नी में हमेशा ये रहता है कि बहुत लो फेजेस भी आते हैं, तो क्या क्या लो फेजेस आपको देखने को मिले इस पूरी जर्नी में उनसे, और देन आपने कैसे हेल्प किया उनको? हाँ सर, सर ये स्टार्ट होता है प्रीलिम से। सर मतलब एक चीज़ जो ऋतिका में मतलब जो मैंने कमी देखी थी, दैट वाज सेल्फ कॉन्फिडेंट। शी इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, मतलब एकेडमिक्स में शी इज टॉप, नो वन कैन बीट हर। सर ये तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ, बट वन थिंग वाज दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस। अपने आप को कॉन्फिडेंट नहीं कर मानती थी ये। मतलब एग्ज़ाम्स दे के आई तो बोलती थी यार ये कम हो गया, यहाँ पे कम हो गया, अब कैसे होगा, अब कैसे होगा, अब कैसे होगा। बट सर जहाँ पे वो थी दैट वाज ऑन टॉप। उसको लगता था यार मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी। तो सर प्रीलिम्स कर लिया उन्होंने जैसे तैसे करके, बट द मेन थिंग वाज द मेंस। एंड सर द लोएस्ट फेज मतलब जो इनका था दैट वाज नियर जब मेंस के एग्जामिनेशंस थे, और इनके उस टाइम मतलब थोड़ा फैमिली फंक्शंस थे, तो सब पेरेंट्स एंड एवरीथिंग यूज्ड टू से कि अटेंड करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा। एंड शी यूज्ड टू लाइक नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे करना है। तो सर उस टाइम भी बहुत मतलब टफ कंडीशंस थी, तो उनको मैं बहुत बूस्ट करता था। शी यूज्ड टू क्राई ऑल्सो कि मुझे पढ़ना है, मुझे मतलब फंक्शंस में नहीं जाना है। मतलब शी वाज दैट गर्ल। हम होते तो वी यूज्ड टू एंजॉय। जनरली ऐसे ही होता है कि हमें फंक्शन अटेंड करना है सर, है ना। तो सर वही मेन चीज़ थी। तो सर वहाँ पे बहुत ज़्यादा बूस्टअप करना पड़ा इनको। बट आई थिंक सर मेरा पार्ट बहुत लेस है, सारा इन्हीं को क्रेडिट जाता है जो यहाँ इन्होंने अचीव किया। तो हम तो सर एक मतलब एक क्या बोलते हैं जरिया है थोड़े से, कि थोड़ा इनको पुश किया हमने। अदरवाइज सर ऑल क्रेडिट गोज टू हर एंड हर पेरेंट्स कि उसने यहाँ तक किया। डेफिनेटली। बस सर यही है कि आगे इनका मेंस का इशू था मेन, बिकॉज मुझे याद है इनके 20 डेज लेफ्ट थे एंड शी वाज लाइक मुझे फिर से करना है। तो 20 डेज उसने आई थिंक पर डे 4 घंटा सोई है एंड ऑल द टाइम उसने पढ़ा है। उसकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, और सर आपकी गाइडेंस थी साथ में। तो सर बस वही कॉन्फिडेंस थोड़ा। देखो मैं आपको आज बुलाने का मकसद यह है, आपसे बात करने का मेरा इम्पोर्टेंटली आज मकसद यह है कि
बहुत सारी जगह मैंने देखा है कि लोगों का डिस्ट्रैक्शन बनता है एक Yes, रिलेशनशिप। यू आर शेयरिंग अ रिलेशनशिप विद अ Yes, गर्ल yes, yes. जो प्रिपरेशन कर रही है, जो Yes. बहुत सीरियस स्टडीज़ में है, Yes. और 4 साल का एक लंबा ड्यूरेशन है, Yes. और उसमें बने रहना, उसमें पार्टनर के साथ बने रहना, इट इज़ नॉट ईजी। Yes. एंड मैंने ये देखा है कि जब नॉर्मली क्या होता है कि इन चीज़ों को डिस्करेज क्यों करते हैं इस सोसाइटी में, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शन बन जाता है। Yes, sir. और यहाँ मैं ये देख रहा हूँ कि आप जितनी भी मैंने बातें रितिका से की हैं, मैंने ये देखा कि आप स्ट्रेंथ थे, और वो स्ट्रेंथ उनको बूस्ट कर गया। वो डेफिनेटली वो सारी मेहनत तो रितिका की है, Yes, sir. ये मैं भी अग्री करता हूँ, ये उनके पेरेंट्स भी, उनके सारे रिलेटिव्स Yes. भी अग्री करते हैं। बट एट द सेम टाइम जो आपका पार्टनर है, अगर उसका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन रहे, तो मुझे लगता है कि सोसाइटी तक पहुंचना ज़रूरी है, ऑडियंस तक पहुंचना ज़रूरी है कि एक पार्टनर का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। उन सारे पार्टनर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर सपोज़ लड़की तैयारी कर रही है, लड़की को उसको 100% सपोर्ट करना चाहिए थ्रू आउट। रितिका ने अपने पॉडकास्ट में ये भी बोला है कि उनको कोई टेस्ट, ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज़ थी या कोई आंसर राइटिंग का चीज़ नहीं मिल रही थी, वो लो फेज था उनका। कैसे आप उस टाइम गए और कैसे आपने वो टेस्ट सीरीज़ लाई, और देन शी स्टार्टेड राइटिंग इट अगेन। छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर हो सकती है, बट इट कंट्रीब्यूटेड इन हर जर्नी। और ये तो एक आप दोनों के लिए एक बहुत बड़ा, मैं आप लोगों को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा, टुगेदर यू डन इट। और रितिका का मेन इसमें रोल प्ले रहा है, बट आपका छोटा रोल, मेरे हिसाब से छोटा किरदार ये है नहीं। तो फिर आप लोगों ने जो है सेलिब्रेशन कैसे की, द मोमेंट दैट यू सॉ हर देयर इन द लिस्ट, Yes, sir. कब देखा और आप फिर कैसे आपने सेलिब्रेट किया इस चीज़ Yes, को? sir. Sir, actually मेरे को देख के इनको बताना चाहिए था, but sir I slept at 12. So result at रात 12. को आप Yes, सोए थे? sir. हाँ। सर वो तो जल्दी सोती है, इसको हाँ। लगा कि मैं बताऊंगा रितिका को, बट मैं भी सो गया 12 बजे, मुझे लगा आएगा नहीं। सो सर रिजल्ट केम एट 12:10। हाँ, मैं भी सो गया, तो इसने मेरे को 3:30 बजे कॉल किया रितिका ने, तो मेरे को लगा अब तो आ गया है। अब ये सर इसने मेरे को बोला कि हो गया बट रैंक 17 आई है। मतलब शी वॉज नॉट हैप्पी, शी वॉज यार रैंक 17 आई है। मैंने बोला कॉन्ग्रेट्स। तो सर सुबह आई, सो फिर हम मंदिर गए, वहाँ पे थोड़ा सा हमने अपना वो किया, तो हमने वहाँ रखा था कि आएंगे, होगा तो हम जाएंगे। तो सर सेलिब्रेट किया, फैमिली के साथ गए, आगे पीछे थोड़ा एंजॉय किया। तो सर बहुत खुशी थी इस चीज़ की, क्योंकि सर इसका ये मेहनत सर 1 साल की नहीं, सिर्फ 5 साल से मेहनत है इसकी। बिल्कुल। क्योंकि सर मैंने इसके नोट्स देखे हैं, दैट वाज स्टार्टेड इन 2018। सर इट्स नॉट लाइक कि अभी लास्ट ईयर मेहनत है, ये 2018 से मेहनत है इसकी। तो सर मतलब शी डिज़र्व टू बी हेयर, मतलब Yes. डिज़र्व करती है। शी डिजर्व्स टू बी ऑन द टॉप। Yes, एंड मैंने रितिका को ज़रूर ये सजेस्ट किया कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी sir, आगे yes, करो। sir, yes, sir. मंजिल दूर है अभी। Yes, sir. और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जिस तरह बने रहें और Yes, आप sir. उनको उसी हिसाब से सपोर्ट करते Yes, रहें। sir. और अगर आपका उनके पेरेंट्स का जो जो उन्होंने बोली, अगर ये सारा सपोर्ट रहा ना, तो मेहनत तो कर ही रही है वो, उसमें तो कोई कमी है नहीं। स्मार्ट है, मेहनती है, तो शील रीच टू द हाईएस्ट लेवल। sir, true. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमेशा उनके साथ रहे और उनको खुश रखें और उनको जो है सपोर्ट करते रहे। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, और थैंक यू सो मच फॉर Thank you, sir. Thank you. मैंने रितिका से बात की है, एक पार्टनर का, एक फ्रेंड का या एक सपोर्ट सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी होता है भी इस जर्नी में। इस कदर इमोशनल जर्नी भी हो जाती है एट टाइम्स, दैट इमोशनल बॉन्ड हैज़ टू बी देयर, और जो आपको लगातार कंटिन्यूसली हेल्प करता रहे। बट एट द सेम टाइम मैंने ये भी देखा कि बहुत डिस्ट्रैक्शंस भी बन जाती है। ऐसा नहीं है कि सारे पार्टनर्स जो हैं अपने पार्टनर को पढ़ाई में सपोर्ट करते, उसको आगे बढ़ाने में और उसको इनकरेज करते रहने में, स्ट्रेंथ बनने में ही सपोर्ट करें। डिस्करेजमेंट भी होता है और डिस्ट्रैक्शंस भी होती है। तो मैं रितिका से जानना चाहूँगा कि आपके पार्टनर में कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ जो थी जो आपको लगा कि नहीं, मतलब दिस इज़ ऑल्सो हेल्पिंग मी इन माई गोल, और लोगों को इस तरह के, मतलब वो जब भी पार्टनर अपना चूज़ करे या इस तरह की कोई चीज़ हो, क्योंकि कंपेनियनशिप इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, तो कौन सी ट्रेट्स स्पेशली जब वो सिविल सर्विसेज या अपने करियर बिल्ड करने में लगाते हैं, कौन से ट्रेट्स स्पेशली फोकस करने चाहिए कि नाउ इट इज़ फाइन, ये मुझे कंट्रीब्यूट कर रहा है, दिस इज़ द परफेक्ट पार्टनर, जिस हिसाब से आपको लगा होगा? जी सर, सबसे पहले तो काफ़ी ऑनेस्ट है। एंड सर स्टार्टिंग में, क्योंकि आजकल वो टाइम पास का ज़माना चल रहा है और टाइम मेरे पास था नहीं पास करने के लिए,
तो मेरा यही था कि जब पहले हम फ्रेंड्स थे, बट जब स्टार्ट हुआ तो तब मैंने यही बोला कि टाइम पास के लिए मेरे पास कोई टाइम नहीं है एंड आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी. आई हैव ऑलवेज मेंटेन्ड माई कैरेक्टर थ्रू आउट माई चाइल्डहुड. आई डोंट वांट सच थिंग्स, न्यूसेंस वगैरह जो आजकल चलती है. तो इतना ही बोलना और अगले दिन इनका कॉल आया कि मेरी मदर से मिलने आओ. ओके, ग्रेट. तो ऐसा था. तो उनकी फैमिली बहुत सपोर्टिव है. उनकी मदर, उनके मामा जी, मामी जी, सबसे मैं मिली हूँ और उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया क्योंकि उनको मेंस में पता चला. तो वो भी काफ़ी सपोर्टिव थे. इनफैक्ट वो उससे कहते थे कि तुम भी पढ़ो, तुम भी पढ़ो, वो कितना पढ़ने में अच्छी है या करती है. तो वो हमेशा कहते थे कि तुम्हारा हो ही जाएगा. तो इस तरीके का सिर्फ पार्टनर का ही सपोर्ट नहीं रहा, लेकिन उनकी फैमिली का भी सपोर्ट, जबकि अभी मैं उनके लिए कुछ हूँ नहीं, फिर भी सपोर्ट रहा. अगर वो आते थे तो उसके पीछे रीज़न था उनकी मदर, जो उनको भेजती भी थी. नहीं तो मदर्स कहाँ अपने बेटे को किसी के लिए भेजती है. तो वो उनकी अपब्रिंगिंग ही है जो उनके बेटे में रिफ्लेक्ट हुई मुझे कि नहीं, ये थोड़े संस्कारी टाइप है. इनकी मदर ने अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी की है. वो खुद भी फेमिनिस्ट है, मैं भी फेमिनिस्ट हूँ. तो वो चीज़ मैंने देखी, सबसे बड़ी चीज़, क्योंकि मैं आई एम अ वेरी स्टॉन्च फेमिनिस्ट, बट अ पॉजिटिव वन. तो उन्होंने देखा, मैंने देखा कि नहीं, फीमेल की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, कि मदर ने सब कुछ सिखाया है इन्हें. तो मैंने कहा कि नहीं ये, और सपोर्ट भी धीरे धीरे इन्होंने इतना सपोर्ट किया मुझे कि मेरे पेरेंट्स को भी कॉन्फिडेंस हो गया कि ये काफ़ी अच्छे हैं एज अ पार्टनर. ग्रेट. ये मतलब ये बहुत ज़रूरी था सारे लोगों को बताना हमारा कि आपका जो आपका पार्टनर हो, बेस्ट फ्रेंड हो, फैमिली में कोई हो, वो आपको पॉजिटिवली किन चीज़ों से, मतलब ऑनेस्टी इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स. जो रितिका ने बोला कि उनके पार्टनर बहुत ऑनेस्ट थे और वो उनको उनकी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट किया, उनकी अपब्रिंगिंग, उनके फैमिली का सपोर्ट, एंड देन शोड हर दैट कैरेक्टर कि नहीं, ये इंसान मेरे लिए वैसे ठीक भी है और दिस पर्सन विल कंट्रीब्यूट इन माय जर्नी. तो मैं सारे लोगों से ये सजेस्ट करूँगा, सारे पार्टनर जिन के पार्टनर हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज़ हैं, वो सारे लोग सपोर्ट करें, बट कंस्ट्रक्टिवली, पॉजिटिवली. और जहाँ जिनको लगता है कि नहीं, यहाँ कंट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, ये इंसान मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है और यहाँ मेरी बात नहीं बन पा रही है, मैं वो एक अपना जो है जॉब में फोकस नहीं कर पा रही हूँ, या मैं अपनी स्टडीज़ में फोकस नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, वो फिर ठीक नहीं है. जहाँ आपको पॉजिटिवली लगे कि कंट्रीब्यूशन हो रहा है, दैट इज़ गोइंग फाइन, तो उसमें आपको जाना चाहिए. और ये बट ज़रूरी है, हमारे लिए बहुत ज़रूरी था आपको ये बताना कि आपको एक इंसान या आपके लिए कैंपेनियनशिप ज़रूरी है, क्योंकि इमोशनल जर्नी, जैसे मैंने बोला है, ये एट टाइम्स इमोशंस ओवरफ्लो कर जाते हैं इसमें पढ़ते पढ़ते. तो उस टाइम आप बिल्कुल ही इमोशनली आप जो है अपने आप को ड्रेन ना करो, अपने आप को नुकसान ना पहुंचाओ. उस टाइम कोई आपको कम बैक कराने वाला साथ होना चाहिए. साथ ही मैं पूछना चाहूँगा, जो आपका इंटरव्यू रहा है, वो चाहे पीएससी में रहा हो या कोई और इंटरव्यू दे, स्टेट सर्विसेज में जब आपने इंटरव्यू दिया था, जो पहला ही इंटरव्यू था आपका, और कितने मेंबर्स थे और कैसे फेस किया आपने उनको? सर लगभग राजीव सर बोर्ड था मेरा, क्योंकि 2 बोर्ड्स बने थे इस बार. सर डर तो बहुत लग रहा था, मेरा पहला इंटरव्यू था ऐसे. तो सर 6 to 7 मेंबर्स थे वहाँ पर, बट तब तक मुझे डर लगा जब तक मैंने उस रूम को एंटर नहीं किया. मॉक्स में या उसमें मैंने फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीखा, सब कुछ सीख चुकी थी मैं, बट वहाँ दरवाजे पे मैंने वो जो पर्सनालिटी अपनी एक्वायर की थी वो वहीं ड्रॉप कर दी और मैं अपनी रियल पर्सनालिटी में अंदर आ गई. तो मतलब जो मैं हूँ ऑनेस्टली, मैंने उनको वही पोर्ट्रे किया और मैंने पूरी कॉन्वर्सेशन हिंदी में की है, बिल्कुल इनफॉर्मल वे में की है, हंसते हुए की है, और वो भी पूरा टाइम मुस्कुरा ही रहे थे. सर ऐसा रहा मेरा. तो बट आप मुझसे शेयर कर रहे थे लास्ट टाइम, इफ आई रिमेंबर, कि आपने ये इंटरव्यू जेकेएस का इंटरव्यू के बाद भी यही पैनल को, मोस्टली यही पैनल मेंबर्स थे जो किसी और इंटरव्यू में आपने फेस किया था. आप बहुत फनी इंसिडेंट बोल रहे थे, वो क्या था, वो कैसे फेस किया और क्या इंटरव्यू था? सर जेकेपीएससी कंडक्ट करती है, एक एग्ज़ाम है गेजेटेड पोस्ट के लिए, असिस्टेंट डायरेक्टर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स. उसका भी मींस क्वालिफाई हो गया था सर. तो उसका इंटरव्यू देने के लिए मैं जेकेएस के रिज़ल्ट के बाद गई. तो सर वहाँ जैसे ही मैंने एंटर किया तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो मुझे याद रखेंगे. इतने कैंडिडेट्स, इतने सारे इंटरव्यूज़ होते हैं, एपीज़ के होते हैं. जब मैं बस बैठी ही थी तब वो नीचे देख रहे थे. जब उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने बोला, दैट मॉडलिंग कैंडिडेट
राइट जीकेएस भी दिया है। मैंने बोला हाँ। कहते मुझे क्वेश्चंस भी याद है, राइनोप्लास्टी पूछा था, ये पूछा था, वो पूछा था। मैंने बोला हाँ जी सर। तो बोलते डोंट टेल मी यू आर नॉट सिलेक्टेड। मैंने बोला सर आई एम। फिर उन्होंने पूछा कैसे कैसे, मैंने बोला सर रैंक 17 आया है। तो उन्होंने बोला कहाँ हुई गड़बड़। मैंने बोला सर मैं भी हो गई हो मतलब कहाँ हुई गड़बड़ इन द सेंस कि दे वर एक्सपेक्टिंग यू ऑन मे बी हाँ रैंक 1 और 2 उन्हें आपका लग ही रहा एक्सपेक्ट था कर कि रहा इसका था। होना चाहिए। हाँ। उनको लगा मे बी यहाँ आई है तो नहीं हुआ हो। फिर एक मेंबर ने कहा यशपाल सर, शायद उन्होंने कहा या अनदर मेंबर, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। उन्होंने बोला कि हाँ इसके पापा को तो मैंने डांस करते हुए देखा है, इसका इनका तो हो सिलेक्शन गया हो गया है, है। यहाँ पे क्यों आए हो। मैंने कहा सर अब फॉरेस्ट को लेकर बहुत ज़्यादा कंपैशनेट हुई है। तो उन्होंने एज एल्डर्स मुझे गाइड किया, जो भी गाइड किया वो मैं यहाँ नहीं बता हाँ, सकती, हाँ, बट ठीक है। उन्होंने मुझे गाइड किया एक एज एल्डर्स या फादर लाइक पर्सनैलिटी। तो बट अच्छा जैसे अपना पूरा जर्नी आपने एक्सप्लेन किया है, एक जो मैं पूछना चाहूँगा, जैसे आपने बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे, बहुत सारे फैमिली जो उनके पेरेंट्स होंगे वो सुन रहे होंगे, बट अभी का जो एक मैसेज जो मैं चाहूँगा आपसे कि जो क्या क्या सोर्सेज, मतलब आप कौन कौन सी बुक्स आपने पढ़ी हैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, क्योंकि ये सारे लोग जितने भी पहला अटैम्प्ट दे रहे होते हैं उनको पहले अटैम्प्ट में, जैसे मैंने पहले भी बोला, उनको पहले अटैम्प्ट में क्लियर करना है और आपने पहले अटैम्प्ट में ही सिविल सर्विस स्टेट सर्विसेज क्वालिफाई किया है। तो कौन सी बुक्स आपने फॉलो की और क्या क्या सोर्सेज थे आपके पास, और क्या सोर्सेज लिमिटेड किए हुए थे, या कौन कौन से सोर्सेज को आप अवेलेबिलिटी में आपने यूज़ किया? सर सोर्सेज काफ़ी लिमिटेड ही थे, जैसे सब करते हैं। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ी थी, उसके अलावा कुछ नहीं। फिर उसके बाद इकोनॉमी के लिए मैंने नोट्स पढ़े थे। एक इंस्टीट्यूट है सर IAS स्कोर करके है, वहाँ से मैंने PDF डाउनलोड कर दी। इकोनॉमी में मुझे प्रॉब्लम आई थी तो मैंने कुछ वीडियोस पे देखी थी। ज्योग्राफी के लिए NCERT सर, देन हिस्ट्री के लिए अगेन नितिन सिंघानिया मैंने रेफ़र की, उससे नोट्स बनाए, उन नोट्स को बार बार रिवाइज़ की क्योंकि काफ़ी बल्कि बुक है, बार बार आप पढ़ नहीं सकते। उसके बाद सर आर्ट एंड कल्चर के लिए 11th क्लास की फाइन आर्ट्स की NCERT आती है, वो भी पढ़ी थी। फिर एंशिएंट मिडीवल के लिए भी सेम NCERT पे ही रिलाई किया। तो सर इस तरीके से, बट प्रीलिम्स के लिए तो यही बुक लिस्ट रहती है। बट सर इसके साथ मैंने इसको साथ में PTC 365 से भी उसको सपोर्ट किया, जिसमें आपको करंट अफेयर्स वगैरह सब आ जाते हैं। तो वो कंपाइलेशंस रेफर की, वो मैं JKS में नहीं कर पाई बिकॉज सर PT 365 आती है मार्च में, लगभग मार्च फेब में, और प्री था अक्टूबर में। तो उसके लिए मैंने मंथली कंपाइलेशंस पढ़ी थी। दैन सर मेंस का सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, तो उसके लिए थोड़ा डिस्क्रिप्टिव स्टडी करनी पड़ती है। ये सोर्सेज तो थे ही, बट इसके अलावा जो जैसे सिलेबस है उसके नोट्स बना लिए, जो भी टॉपिक्स या सब टॉपिक्स हैं उनके नोट्स रखे, और उसके साथ साथ जब भी करंट अफेयर्स आते हैं तो फिर उसको साथ साथ में उसको प्रिपेयर किया। आपने वो सारी चीज़ें जो एक बच्चे को सिविल सर्वेंट बनाने के लिए जो रिसोर्सेज, जो डेडिकेशन, टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ों पे आपने बच्चों को इनलाइटन किया। स्ट्रेस मैनेजमेंट को कैसे डील करना है? सर इसमें मैं खुद भी बुरी हूँ बिकॉज जो बात करती हूँ ऑनेस्टली करती हूँ। आई कांट से कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ इसमें। सर मुझे बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हूँ मैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेती हूँ, ज़रूरत से ज़्यादा ही स्ट्रेस ले लेती हूँ। बट सर इसमें अगेन पेरेंट्स का रोल, पार्टनर का रोल, ही यूज़ टू काम मी डाउन। जो स्ट्रेस था वो बर्स्ट वहीं होता था, बट ही यूज़ टू टेक इट पॉजिटिवली, ही स्माइल्ड, और वो कहता था कि कोई बात नहीं, अब आ गया मेरे पे, अब पढ़ ले। तो इस तरीके से सर, एंड मैंने बताया मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, लाइक हर मंडे में जाती हूँ आप शंभू, वहाँ मुझे बहुत पीस फील होता है। सर मैंने सब भगवान पर छोड़ दिया था, जैसे कहते हैं ना निष्काम कर्म की फिलॉसफी, कि आप कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। और मैंने सीरियसली इसको फॉलो किया। रिजल्ट से एक दिन पहले तक भी मैं थोड़ा काम थी, फिर बाद में टेंशन थोड़ी होती है, बट मैंने कहा था जो भी आपने रखा होगा मेरे लिए वो तो मुझे मिलना है ही, बट मैं मेहनत करना नहीं छोड़ूंगी। तो मेहनत तो करूंगी, बट आगे लिखा होगा किस्मत में तो होगा, जहाँ पे लिखा होगा। और जो भी मेरा रैंक था मैं बहुत सेटिस्फाई हो गई उसके साथ। ग्रेट ग्रेट। एट लास्ट, क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मेरा ख्याल है बच्चों को ऑलरेडी मिल चुका है, और आखिर में मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि आप जो भी एस्पिरेंट्स आप तैयारी कर रहे होंगे या जो करना चाहते हैं, उनके लिए कोई, क्योंकि आप यू आर ऑलरेडी अ रोल मॉडल, इंस्पिरेशन हो आप हमारे बच्चों के लिए, तो उनके लिए क्या आप कोई मैसेज देना चाहते हो जिसमें जो उनके उस प्रिपरेशन को स्टार्ट करने में या उसकी प्रिपरेशन की जर्नी में उनको कंट्रीब्यूट करे? क्या कुछ मैसेज है?
सर सबसे पहले तो जो ड्रीम होती है वो आपका खुद का होना चाहिए। जो भी जिस भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो आपका, आप उसी को परस्यू करो। ये नहीं कि किसी ने फोर्सफुली आपके ऊपर इम्पोज कर दिया। तो जब आपने ड्रीम बना ली है तो उसको अचीव करने का ओनस भी आप ही के ऊपर है, कोई और नहीं करने वाला। उसके लिए आपको चाहिए हार्ड वर्क, आपको चाहिए डिसिप्लिन, और डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करो। मेरे लिए सोशल मीडिया हमेशा डिस्ट्रैक्शन रहा है, क्योंकि मैं फिर ज़्यादा टाइम दे देती थी, तो मैंने सोचा रखूँगी नहीं फेसबुक इंस्टा। अगर आप कर सकते हो उसके साथ तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर कर दो डीएक्टिवेट। और उस टाइम अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करो, क्योंकि टाइम एक बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स है। जाता है तो वापस कभी नहीं आता, आप रिग्रेट ही करते रह जाते हो। एंड लोगों के जजमेंट्स से डरो मत। जैसे मेरे एक रिलेटिव थे, उनका नहीं हुआ, लास्ट अटेम्प्ट तक नहीं हुआ, और 2 दिन पहले ही मेरी मदर वहाँ पे गई और उन्होंने कहा कि बच्ची को कहना कि इस चक्कर में ना पड़े सिविल सर्विसेज में, प्रिपरेशन के चक्कर में ना रिजल्ट पड़े। से 2 दिन पहले उन्होंने कहा, उन्हें नहीं पता था कि मैं दे चुकी हूँ। उन्होंने कहा प्रिपरेशन के चक्कर में नहीं पड़े, नहीं होता है। उनका भी अपना था कि आउट ऑफ वेल विशर ही है कि उन्होंने मुझे समझाया। तो बट फिर 2 दिन बाद रिजल्ट आ गया, तो पर हो गया अल्टीमेटली। तो यू नेवर नो कि जो चीज़ उनके लिए नहीं बनी थी मे बी वो आपके लिए हो। तो खुद पे ट्रस्ट करो, हमेशा खुद पे ट्रस्ट करो। एंड हाँ, भगवान पे यकीन रखो, कोशिश करो कि स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करो, बिकॉज अल्टीमेटली, और हाँ, डेस्टिनी एक की रोल तो प्ले करती ही है। मैं ये नहीं कह सकती मेरा पहले अटेम्प्ट में हुआ है तो मैं बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान हूँ। मैं बहुत नोटोरियस चाइल्ड थी, बहुत ज़्यादा नॉटी। हर टाइम पर मतलब मैं बहुत शरारती रही हूँ, बैक बेंचर रही हूँ, कभी फ्रंट में नहीं बैठी। और कभी ऐसा नहीं है कि मैं पूरी टॉप किया मैंने, या मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। तो मार्क्स के बेसिस पे या कोई आपको जजमेंट देता है, उसके बेसिस पे आप अपने आप को जज मत करो। आपकी जो वर्थ है वो सिर्फ आपको पता है। बस आप मेहनत करते रहो ताकि आपको कल को रिग्रेट ना हो। और अगर आप मेहनत करोगे तो सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी, पर अच्छी नीयत से करना बस। वेरी वेल सेड। इससे मुझे एक शेर याद आता है कि जो बच्चे, मैं बेसिकली ये देखता हूँ कि बच्चे कभी कभार, जैसे मैंने पहले भी बोला, कि डरते हैं इस एग्ज़ाम में आने से। बहुत सारे अच्छे अच्छे डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं, बिल्कुल सामने होते हैं, बोल रहे होते हैं, बट क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं, इनसिक्योरिटी इज़ वन ऑफ देम, जिसकी वजह से फिर इस ड्रीम को परस्यू ही नहीं करते हैं। उनके लिए एक शेर अर्ज है कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो विद दिस शेयर आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस पॉडकास्ट विद यू, एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर कमिंग। आपका डेडिकेशन, आपकी ऑनेस्टी, और जिस पैशनेट से आपने इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर किया है, क्वालिफाई किया है, और आज उसी पैशनेट ली आपने इन सारे बच्चों को मैसेज देने की कोशिश हमने की है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और हम उम्मीद करते हैं और हम दुआ करते हैं कि आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दें, और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर आपको यूपीएससी लिस्ट में भी देखें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू।